बच्चों, हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि के अंतर्गत पाठ 8 पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 8 के बारे में जानेंगे, जिसका शीर्षक है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। बच्चों, तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रुचि खाती है, खाने का पता चलता है। बच्चे खेलते हैं तो खेलने की क्रिया हो रही है। बच्चों, हेमंत पानी पीता है तो पीना क्रिया है। क्रिया हम लोग समझ गए कि क्रिया किसे कहते हैं? जिससे शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं बच्चों, एक कर्मक क्रिया पहला, और दूसरा होगा द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। बच्चों, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है। कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है, वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म नहीं होता है। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, वह अकर्मक क्रिया होती है। यानी जिस वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रुचि फल खाती है। रुचि फल खाती है तो क्रिया के साथ क्या प्रश्न करते हैं? क्या खाती है? फल। तो फल क्या हुआ? कर्म हुआ, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। रुचि क्या खाती है? फल खाती है, और फल जो है कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। शिवम पुस्तक पढ़ता है। शिवम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक कर्म है बच्चों, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सकर्मक। जिस वाक्य में प्रकट या अप्रकट रूप से कर्म की अपेक्षा हो, उसे सकर्मक कहते हैं। अब जैसे देखिए, मोनिका सोती है। क्या सोती है? जवाब नहीं मिल रहा है। जब उत्तर नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, जैसे मोनिका सोती है। क्या सोती है? कोई जवाब नहीं है। प्रवीण हंसता है। क्या हंसता है? कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या प्रश्न करते हैं, और जब प्रश्न करेंगे उत्तर मिलेगा तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जब हम लोग क्रिया के साथ क्या प्रश्न करेंगे और उत्तर मिलेगा तो वो होगा सकर्मक क्रिया। और जब उत्तर नहीं मिलेगा, क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पे जब उत्तर नहीं मिलता है, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। बच्चों, अब देखेंगे हम लोग एक कर्मक सकर्मक क्रिया को, जो क्रिया के साथ क्या प्रश्न किया और जवाब मिल गया। अब उसका एक पहला भेद है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में एक कर्म होता है, जिस वाक्य में एक कर्म होता है, वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने पिताजी से जेब खर्च लिया। क्या लिया? जेब खर्च। जवाब आया, उत्तर आया जेब खर्च। एक जवाब आया तो क्या होगा? एक कर्मक क्रिया। ठीक है। मैं निबंध लिखता हूँ। मैं निबंध लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? निबंध।
एक जवाब आ रहा है तो ये क्या हो गया, एक कर्मक क्रिया। जब क्रिया के साथ प्रश्न किए क्या और एक जवाब आया, वाक्य में एक जवाब आया, तो क्या हो गया, वो एक कर्मक क्रिया हो गई। अब द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा, दो कर्म होगा। द्विकर्मक का अर्थ है, द्वि का अर्थ है दो और कर्म यानी द्विकर्म, दो कर्म। जब वाक्य में दो कर्म होगा वह द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे नेहा भाई को राखी बांधती है। क्या बांधती है, राखी। किसको, भाई को। नेहा भाई को राखी बांधती है। क्या बांधती है, राखी। किसको, भाई को। तो इसमें दो क्रिया है, दो कर्म हो रहा है बच्चों। एक तो राखी बांधना और दूसरा भाई को। दो प्रश्न किया जाता है इसमें, क्या और किसको, क्या और किसको। जब क्या और किसको दोनों का उत्तर आ रहा है, जवाब मिल रहा है, तो ये क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया होगी। अध्यापिका बच्चों को कहानी सुनाती है। अध्यापिका बच्चों को कहानी सुनाती है। कर्मकारी का चिन्ह को होता है, तो अध्यापिका को लगा हुआ है इसमें चिन्ह जो है। अध्यापिका बच्चों को कहानी सुनाती है। क्या सुनाती है, कहानी। और किसको, बच्चों को। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्या और किसको प्रश्न किए और दोनों का जवाब आया, दोनों का उत्तर मिला, तो ये हो गया द्विकर्मक क्रिया। बच्चों, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, या संरचना के आधार पर। प्रयोग या संरचना एक ही चीज है। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया। पहला है सामान्य क्रिया, देखिए पहला सामान्य। दूसरा है संयुक्त क्रिया। तीसरा है नाम धातु क्रिया। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों, सामान्य क्रिया क्या होता है, जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेला, सुरेश पढ़ा, सुरेश पढ़ा। महिमा सोती है, आदि आदि। ये एक क्रिया है, इसलिए ये क्या हुआ, सामान्य क्रिया हुआ। अब बच्चों संयुक्त, दूसरा क्या है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ ही है जुड़ना। तो जब साधारण रूप से मुख्य क्रिया सहायक क्रियाओं के साथ मिलकर प्रयोग होती है, मुख्य क्रिया क्या होती है, सहायक क्रियाओं के साथ मिलकर प्रयोग होती है, वैसे उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक अर्थ को प्रकट करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब एक अर्थ को प्रकट करती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं भी भोजन कर चुका हूं। कर चुका हूं सहायक क्रिया, चुका हूं है और करना मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया मिलकर एक अर्थ को प्रकट करती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैं भोजन कर चुका हूं। मेरे पिता ने मुझे नई किताब खरीद दी है। मेरे पिता ने मुझे नई किताब खरीद दी है। और दी है जो है वो क्या है, सहायक क्रिया है, और खरीदना जो मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया मिलके एक अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो ये क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगा। खरीद दी है। वह घर पहुंच गया है। गया है एक सहायक क्रिया है और पहुंचना मुख्य क्रिया है। पहुंचना मुख्य क्रिया के साथ गया है सहायक क्रिया मिल रही है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है, आती है। बच्चों अब है तीसरा है नाम धातु क्रिया। तीसरा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से क्रिया बना जो बनती है,
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे राजेश ने एक अनाथ लड़की को अपना लिया। अपना जो है सो सर्वनाम है और उसे क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया। अपना लिया, ऐसा लगता है कि वह सठिया गया है। साठ विशेषण से सठियाना सब क्रिया बना है। बच्चों, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया में कार्य खुद से न करके दूसरे को प्रेरणा देके करवाया जाता है। क्रिया काम खुद न करके दूसरे से करवाया जाता है। जहाँ कर्ता स्वयं कर्ता न करके, काम न करके, कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, ठीक है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सुनीता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। सुनीता नौकरानी से कपड़े धुलाती है, मतलब सुनीता खुद कपड़े नहीं धो रही है, बल्कि वो नौकरानी से करवा रही है, कार्य को धुलवा रही है कपड़े को, तो वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। करिश्मा माली से पौधे मंगवाती है। माली से पौधे, खुद पौधे नहीं लाके माली से पौधे मंगवाती है, तो क्या हुआ? कार्य को स्वयं न करके दूसरे से करवाना, ये क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। बच्चों, अब पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? मुख्य क्रिया होने के पहले एक क्रिया हो जाती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य को मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाता है, पहले पाया जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में बनाने का नियम है कि क्रिया के साथ कर जोड़ दिया जाता है, वह पूर्वकालिक क्रिया बन जाता है। अब जैसे मैं गृह कार्य समाप्त करके खेलने जाऊंगा, तो खेलने जाने के पहले एक क्रिया होगी गृह कार्य समाप्त करने की। नित्य गीत का कार्यक्रम समाप्त करके भोजन परोसा गया। भोजन परोसने के पहले एक काम हुआ, नित्य और गीत को समाप्त करना। तो बच्चों, इसमें क्या है? एक क्रिया होने के पहले एक क्रिया हो जाती है, उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। यदि कर्ता विभक्ति चिन्हों के बिना हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यदि कर्ता विभक्ति चिन्हों के बिना हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता के साथ परसक का प्रयोग हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। क्रिया के कर्ता के साथ परसक का प्रयोग हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। यदि कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता के साथ परसक का प्रयोग हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं।
सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रश्नार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने आज क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं आदि जाना। धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा में काल को जानेंगे और पढ़ेंगे।